Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean and regularly also. Students, today we have to start our new lesson, the lesson of Beehive book, the lesson number 2 which we started yesterday. बेटा कल हमने जो लेसन स्टार्ट कर दिया था उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा नया लेसन है जो कि हमारा फर्स्ट लेसन के बाद है। सेकंड लेसन इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट के अंदर एवलिन ग्लैनी के बारे में बताया गया है और दूसरे पार्ट के अंदर बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के ही दूसरे पार्ट के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है एवलिन ग्लैनी के बारे में हम बता रहे थे कि एवलिन ग्लैनी किस प्रकार से एक डीफ होते हुए भी, यानी कि डिसेबिलिटी है उनकी, भगवान ने उनके साथ ये कह सकते हैं कि भाई जो डिसेबल्ड है पर फिर भी भगवान ने उन्हें एक अद्भुत शक्ति उन्हें दी है। वो है एक जो हम चीज़ वो सुन नहीं सकती उस चीज़ को वो महसूस करती है और जिस तरीके से जितने अच्छे तरीके से हम सुन पाते हैं वो उससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से वो क्या करती है, वो उसको महसूस कर सकती है। अब आपने देखा इस लेसन के अंदर जो हमने लेसन किया है, लेसन 2 है बेटा इसका, और इसका पार्ट है हमारा फर्स्ट। तो लेसन 2 का पार्ट फर्स्ट एवलिन ग्लैनी के बारे में है, ये हम बता ही चुके हैं। और हमने इतना भी रीड कर लिया है कि जो लेसन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के 2 स्टैंजास हमने कर लिए हैं, जिसमें ये बताया गया था कि जो एवलिन ग्लैनी है उनका सिलेक्शन जो रॉयल एकेडमी है उसके अंदर हो गया है। और देखो रॉयल एकेडमी के अंदर जो उनका सिलेक्शन होना वो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है उनके लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति और डिसेबल्ड होते हुए वहां पर नहीं पहुंच पाता है, परंतु उनकी कठिन मेहनत इसमें बताई गई है कि किस प्रकार से उनकी सच्ची लगन कठिन मेहनत से उन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया है। तो 2 लेसन के अंदर हमने दो स्टैंजा के अंदर हमने जो पढ़ा है वो ये है कि जो रॉयल एकेडमी के लिए वो जाती हैं वहाँ उनका सिलेक्शन होता है और भीड़ भाड़ वाला एरिया है जहाँ से वो ट्रेन के लिए जाने के लिए अपनी ट्रेन पकड़ती हैं। तो उसके बाद से हम पढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 3। उनकी डीपनेस के बारे में इसमें बताया गया है कि वो डीप किस प्रकार से वो डीप हो जाती है, उनकी ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे जो उनकी डीपनेस है वो कैसे उनका नर्व सिस्टम खत्म हो जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे इस मुकाम को, इस सफर को, इस सक्सेस को प्राप्त किया, यानी कि जो उनकी कठिन मेहनत है, उनकी लगन है, किस प्रकार से वो इस इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाना जानती हैं और किस प्रकार से उन्होंने ये सीखे। तो लेसन के जो आपको बताए जाते हैं जो भी टॉपिक, वो आपको अच्छे से रीड करने हैं। अपनी बुक को जैसे भी आपको बताया जाता है, आपको बताया है कि भैया अपने लेसन रीड करना है, तो बेटा आपको कैसे करना है वो आप सभी जानते हैं कि बिना बुक के वो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्टली यू विल बी ओपन योर बुक। चलते हैं अपने लेसन की ओर। अपना 3rd जो स्टैंजा है वो हमें स्टार्ट करना है। 3rd स्टैंजा में जो बताया गया है उससे पहले मैं 1-2 लाइन ऊपर की बता देता हूँ कि जो उनकी जैसे ही वो स्पेशलिस्ट के पास उनकी मदर लेकर जाती हैं तो वो बताते हैं कि इनकी ग्रेजुअल हो चुकी, यानी कि धीरे धीरे इनकी जो सुनने की शक्ति है, ये नर्व्स है, जो नर्व सिस्टम है इनका सुनने का, वो डैमेज हो चुका है और उनका बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा छा गया हो। और वो क्या करती हैं उसके बाद भी, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप का मीन्स बेटा होता है छोड़ना या त्यागना। तो गिव अप का मीन्स क्या है, छोड़ना या त्यागना। परंतु उन्होंने इस चीज को वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहती थी। किस चीज को, अपने म्यूजिक का जो इंटरेस्ट था, म्यूजिक सीखने की जो रुचि थी उसको नहीं छोड़ना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो अपना साधारण जीवन जिएंगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक,
और उनका अपना जो इंटरेस्ट है वो म्यूजिक के अंदर ही रहेगा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और उन्होंने एक बार जाइलोफोन बजाते हुए एक लड़की को देखा और उसी दिन से उन्होंने निर्णय कर लिया, डिसाइडेड उन्होंने कर लिया कि वो जाइलोफोन बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर बट द परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, एक व्यक्ति है इसमें जिनका नाम है रॉन फोर्ब्स। रॉन फोर्ब्स हैं तो वो व्यक्ति जो परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट का मीन्स होता है बेटा प्रसिद्ध तबला बजाने वाला, प्रसिद्ध तबला वादक। जो तबला बजाने वाला है रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनकी पोटेंशियल को देखा, पोटेंशियल उनकी क्षमता को देखा, वो क्या कर सकती हैं। किसकी क्षमता को? एवलिन की क्षमता को देखा कि वो क्या कर सकती हैं। और उन्होंने, बहुत से टीचरों ने तो उनको क्या किया, डिस्करेज किया, पर उन्होंने उसकी पावर को, उनकी पोटेंशियल को देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने 2 ड्रम लिए। उन्होंने कैसे सिखाया उनको म्यूजिक? उन्होंने सिखाया कि सबसे पहले उन्होंने क्या लिए, 2 ड्रम लिए, उनपे जो धुन बजी यानी कि जो उन्होंने बजाया उसको, और जो साउंड निकला उसको उन्होंने महसूस कराया कि वो महसूस करें, सुने नहीं, उसको महसूस करें कि कैसे वो आवाज आ रही है, वाइब्रेशन हो रही है। उन्होंने उनको बताया कि कैसे उनको वाइब्रेशन को महसूस करना है, सुनना नहीं है, क्योंकि सुन नहीं सकती है वो, और सुनने की कोशिश करेंगी, उस तरीके से सीखेंगी तो नहीं सीख पाएंगी। फिर उन्होंने क्या किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो कहते हैं कि तुम्हें इसे कानों से नहीं सुनना है, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज सेज। उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको किसी और तरीके से महसूस करो, अपनी बॉडी से महसूस करो। सेज एवलिन, एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज, कि मैंने जल्दी ही ये महसूस कर लिया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, ऊपर के पार्ट से तो मैं जो बड़ी धुन है, बड़े जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे बड़े ढोल हैं, उनकी आवाज को, वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हूँ। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटी धुन है, कम यानी कि जो छोटे इंस्ट्रूमेंट की धुन है, उनको मैं वेस्ट के नीचे के पार्ट से यानी कि लेग के द्वारा वो महसूस कर सकती हैं उनकी वाइब्रेशन को। और उनका तरीका क्या है वो भी बताया जाएगा इसके अंदर, कि कैसे वो एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं, वहां पर इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है, और फिर जो धुनें बजती हैं वो वाइब्रेट होती हैं उनकी बॉडी के अंदर, फिर उसको वो महसूस करती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने ये सीख लिया था कि किस तरह से उन्होंने जो बड़े इंस्ट्रूमेंट है उसकी धुनों को किस तरह से महसूस करना है, और छोटे वाले इंस्ट्रूमेंट्स की उनकी धुनों को किस प्रकार से देखना है। उसके बाद वो कहती हैं फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, कि उन्होंने, जो फोर्ब्स थे, रॉन फोर्ब्स, उन्होंने क्या किया, इस एक्सरसाइज को बार बार क्या किया, रिपीट किया। इस एक्सरसाइज को उन्होंने बताया कि कैसे महसूस करना है। द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बचा हुआ काम था यानी कि किसका, सक्सेस का बचा हुआ काम, सफलता का बचा हुआ काम उनकी कठिन मेहनत के द्वारा हो पाया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, यानी कि वो सक्सेस हो गई। शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, पहले तो वो एक ग्रुप में, यानी कि जो ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था, ग्रुप के अंदर वो गाती थी, वो ग्रुप के अंदर क्या करती थी, इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी। इंस्ट्रूमेंट जो ऑर्केस्ट्रा का इंस्ट्रूमेंट का जो ग्रुप था वो यूनाइटेड किंगडम गया था, वहां पर उनके साथ भी वो गई थी परफॉर्मेंस करने के लिए। उस समय बताया, उस समय 16 इयर्स की थी वो। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक इन हर लाइफ, और उसके बाद से और ज्यादा रुचि उनकी म्यूजिक के अंदर हुई, और उन्होंने अपने जीवन में इसे आगे भी जारी रखने के लिए सोचा। शी auditioned for the Royal Academy Music and scored one of the highest mark in the history of the Academy। अब देखो जो ऑडिशन हुआ था, ऑडिशन होता है मतलब ट्रायल होता है, जैसे किसी भी बच्चे का जो चाहे डांस में हो, सॉन्ग्स में हो, उसका ऑडिशन होता है, उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है कि हाँ भाई ये बच्चा कर पाएगा। और उन्होंने जब ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी में तो उनके मार्क्स सबसे ज्यादा थे,
सबसे ज्यादा मार्क्स उन्होंने लिए। और शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। पहले तो क्या बताया मैंने कि ग्रुप में वो करती थी, ग्रुप में ही इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी। अब उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस भी देना शुरू की, अलग अलग इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी देना शुरू की उन्होंने। एट द एंड ऑफ अ 3 years कोर्स, और लास्ट तक 3 years के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण अवार्ड भी जीते। उन्होंने जो बहुत सारे अवार्ड भी अपने नाम किए, वो उन्होंने इस परफॉर्मेंस के द्वारा जीते। नेक्स्ट स्टैंजा जो दिया हुआ है बेटा वो 5th स्टैंजा है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। इसके बावजूद भी कोई भी प्रसिद्धि को वो अपने आप को बड़ा नहीं करना चाहती, या उनकी प्रसिद्धि जो मिली है उन्हें उसकी तरफ इशारा वो कभी नहीं करती हैं। इफ यू हार्ड वर्क एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर, यानी कि यू विल गेट देयर। अगर तुम कठिन मेहनत करोगे और लक्ष्य सामने होगा तो आप जरूर एक ना एक दिन आप उस लक्ष्य की ओर पहुंच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और वह उस लक्ष्य की ओर पहुंची भी। द वर्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्क्यूशनिस्ट। मल्टीपर्क्यूशनिस्ट विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाना, विभिन्न तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाना उन्होंने सीख लिया था। ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और लगभग हजारों, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। अब उनका जो शेड्यूल है, अब जैसे उनकी फेमस हो गई थी, सेलिब्रिटी बन गई थी, बार बार वो कहीं पर इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी, और बार बार हर लेवल पर जाकर, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल भी था वहां तक भी वो गई, और उनका जो जीवन था अब बिल्कुल हैक्टिक हो चुका था। कभी किसी परफॉर्मेंस में, कभी किसी में, कभी किसी वैसे वो इनवाइट भी लोग करने लगे उन्हें बार बार, और वो उनमें बिजी हो गई। तो हैक्टिक का मीन्स होता है बेटा बिजी होना, व्यस्त होना, बहुत ज्यादा व्यस्त होना। इट इज इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग का मीन्स है रोचक। टू वॉच एवलिन फंक्शन सो अफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग। एवलिन को वाद्य यंत्र बजाते हुए देखना बहुत ही रोचक लगता है। एवलिन को इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। वो कहती हैं, उसके बाद बताया इसमें, इन आवर टू आवर डिस्कशन, हमारी 2 घंटे की डिस्कशन में, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। जैसे इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो राइटर कहता है हमारी 2 घंटे की जो वार्तालाप हुई उनसे, उन्होंने एक भी वर्ड अपना मिस नहीं किया। मैन विद बजी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। मैन विद बजी बियर्ड का मीन्स होता है बेटा दाढ़ी। गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड, वो मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब वो कहती है कि दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं जो वो मुझे ज़्यादा परेशान करते हैं, इट मीन्स मुझे डर लगता है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वो सिर्फ मजाक में ऐसी बात कह रही हैं कि केवल उनकी लिप्स को देखने पर ही नहीं, इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आईज, पूरे फेस को देखना और उनकी आईज को देखना स्पेशली, उससे डर लगता है। सी स्पीक फ्लोलेसली विदाउट लिल्ट, जो स्कॉटिश लैंड में स्कॉटिश लहजे के अंदर जो बोलती हैं वो इतना अच्छी तरीके से बोल पाती हैं। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज, और वो कहती हैं कि मेरी स्पीच बिल्कुल साफ है, मेरा बोलना बिल्कुल साफ है। आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज, और वो कहती भी हैं कि मेरी आवाज़ स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक इसको सुन सकती थी। स्कॉटिश जो यानी कि स्कॉटलैंड से थी वो, और स्कॉटलैंड जो जहाँ पर एरिया है वो उसको अच्छी तरह से पता है, मदर टंग होती है, वो उसको परफेक्टली बोल पाती है। तो वो कहती है मैंने 11 साल तक उसी भाषा को सुना था, इसलिए मैं अच्छा बोल सकती हूँ, सुन सकती हूँ। वह कहती हैं आई कुड हियर टिल आई वॉज 11 सी सेज, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच। अब उन्हें फ्रेंच भी आ गई है, दूसरे देशों में भी जाती हैं, एंड मास्टर बेसिक जापानीज। और उसके बाद वो कहती हैं कि वो जो राइटर है वो कहते हैं कि भाई हमने जो इंटरव्यू लिया उसके बारे में ये तो बता दिया उन्होंने कि उन्हें स्कॉटिश जो लहजे में वो बोल रही हैं वो तो अच्छी तरह आता है उन्हें,
बट जापानीज जो है और फ्रेंच जो भाषा है वो भी अच्छी तरह जानती है, पर उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया कि कैसे उन्होंने सीखा है इसको। तो बेटा इसका जो आगे का पार्ट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कल जो हमारी वीडियो आएंगी उसके अंदर हम इस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो। तो आपको वॉच करना है इस वीडियो को अच्छे से, एक बार, दो बार, तीन बार, जब भी आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाए अच्छे से आपको वॉच करना है। कोई भी आपका चैप्टर रहना नहीं चाहिए, आपको अच्छे से हर एक वीडियो को पूरा कंप्लीट जितना पढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं, उसको आपको करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए